हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लास में आप सबका। पहले बच्चों, हमारी बात पिछले कुछ लेक्चर में आपसे हुई थी और उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको क्लास 9 की मैथमेटिक्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मैंने पहले बता रखा है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की असुविधा होगी तो आप क्या है तो व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूँ। और आप लोगों को मैंने होमवर्क दे रखा था रिलेटेड चीज़ों से। तो सबसे पहले कार्य बच्चों हमारी नंबर सिस्टम पर बात हो रही थी। उस नंबर सिस्टम में हमारी आपसे जो बात हुई थी, दो बातों पर हुई थी। एक तो हमारी नंबर पर बात हुई थी और दूसरी जो हमारी बात हुई थी वो डिजिट पर बात हुई थी। ये दोनों चीज़ें हैं क्या, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर हमने क्या किया था, आपसे नंबर लाइन डिस्कस किया था और इसी नंबर लाइन के क्रम को हमको आगे की ओर बढ़ाना है और हमने आपको इनमें बहुत सारी चीज़ें बताई थी। एक बार हम बिना शॉर्टकट में रिवीजन कर दे रहे हैं। मैंने ये बता रखा था कि हमने एक लाइन ले लिया और प्यारे बच्चों इसको हमने क्या किया, सबसे पहले जब हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं आई तो प्रकृति ने शून्य की शुरुआत नहीं की थी। ये मैंने बता रखा था। नदी, पहाड़, तमाम चीज़ों को गिनने के लिए क्या किया गया कि एक से शुरुआत हुई थी। तो राइट एंगल पर हम एक से पहुँच के चलेंगे। एक, फिर आया +2 आया, फिर +3 आया, फिर +4 आया, फिर +5 आया, फिर +6 आया, फिर प्लस ऐसे डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट मिला। तो ये जो बच्चे हमारे प्यारे बच्चों, जो ये नंबर हमको पहले मिला था प्रकृति से मिला था, मैंने आपको बता रखा है कि ये नंबर हमारा जो था उसे हम लोग क्या बोलते थे, प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है, तो हम लोग ये कह सकते हैं वस्तुओं को गिनने के लिए जिन नंबर की आवश्यकता होती है उन्हें हम लोग प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। क्या पहले बच्चों आप लोग बोलते हो क्या कि -2 राइवर्स हैं, -5 मीनार्स हैं, -5 टावर्स हैं? क्या हम लोग ऐसा कुछ बोलते हैं क्या? हम लोग प्रायः ये बोलते हैं कि नहीं 5 आदमी थे। ये नहीं बोलते कि 5 माइनस में आदमी थे। तो प्रकृति ने जो मुझे दिया था वो ये दिया था 1 2 3 4 5 6। इससे हम लोग क्या कर सकते थे सर? वस्तुओं को गिन सकते थे। अगर हम वस्तुओं को इन संख्याओं से गिन सकते थे तो ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई। तो फिर क्या हुआ कि आर्यभट्ट जी आपके यहाँ आए और 0 की शुरुआत की। और जैसे ही 0 की शुरुआत किए, 0 मतलब हम लोग कह सकते हैं शून्य प्लस नेचुरल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर। W मीन्स होल, N मीन्स नंबर। अब आपसे कोई पूछे कि सर होल नंबर क्या है, तो आप बता लेंगे कि शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी होल नंबर कहलाती हैं। तो जैसे ही शून्य आपके यहाँ आया वैसे ही आपको चीज़ें पता चल गई कि अब हम 9 के बाद 10 की भी काउंटिंग कर सकते हैं, 11 की भी काउंटिंग कर सकते हैं। चलिए अब प्यारे बच्चों ध्यान देना कि शून्य आप जानिए अगर x² = 0 है देन x √0, देन x की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी, प्लस माइनस 0 नहीं आएगी। ये ध्यान रखना। मतलब हम कह सकते हैं कि शून्य हमारा ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या हुआ कि फिर अब माइनस की भी चर्चा शुरू हो गई। -1 आया, -2 आया, -3 आया, -4 आया, -5 आया, -6 आया। डाटा क्या हुआ कि इनफाइनाइट रेंज तक की चीज़ें आपके यहाँ आना शुरू हो गई। अब जैसे ही आपके यहाँ माइनस पूर्णांक आपको मिल गए, मैंने उस दिन आपको चर्चा किया था कि जैसे ही आपको नेगेटिव इंटीजर मिले हम लोग उन्हें क्या बोलना शुरू कर दिए, सर ये हमारे इंटीजर नंबर है। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना कि जो हमको नेचुरल नंबर मिले हैं इधर वाले आपके जो हैं इसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? पॉजिटिव इंटीजर।
और इधर वाले जो होंगे हमारे वो नेगेटिव इंटीजर होंगे। ये कार्य इतनी बात हमारी आपसे शायद हो चुकी थी पिछले लेक्चर में। अब नेचुरल नंबर क्या है ये मैंने आपको बता दिया, प्राकृतिक नंबर क्या है ये मैंने आपको बता दिया। इंटीजर नंबर का मतलब ये हुआ कि आपके जो भी ऋण पूर्णांक हैं वो और आपकी धन पूर्णांक हैं ये पूरे, तो मतलब है कि ऋण से लेकर के माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जो आपका ये पूरा रेंज है ये आपका क्या कहलाएगा, इंटीजर नंबर कहलाएगा। इंटीजर का मतलब होगा पूर्णांक संख्याएं, तो आपकी ये क्या कहलाएगी सर, ये हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाएगी। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, क्वेश्चंस के बारे में भी हमने आपसे डिस्कस किया था। कुछ और क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग धीरे धीरे पढ़ लेते हैं। कुछ और क्वेश्चंस का मतलब ये हुआ कि कुछ नंबर सिस्टम से ही जुड़े, जैसे आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, और आपके अभी अभाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, ये सारी चीज़ें। तो जैसे आपसे कोई पूछेगा कि पूर्णांक संख्याएं क्या हैं, तो हम लोग बोल देंगे प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याएं। ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर देने से तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या बराबर प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर प्लस 0 प्लस आपका नेगेटिव नंबर जो है ऋणात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं नेगेटिव नंबर इज इक्वल टू कॉल्ड आपका इंटीजर नंबर। इस तरह से हम लोग इनकी व्याख्या। अब प्यारे बच्चों, पूर्णांक के बाद हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि सम संख्याएं क्या, जो आपका इवन नंबर है, सम संख्याएं क्या है। कि पहले हम इन सारी चीज़ों को पढ़ लें, जान लें, डिस्कस कर लें, उसके बाद क्या करना है, सवालें चैप्टर वाइज हम लोग लगाते चलेंगे। बेस्ड जो होंगी एनसीईआरटी उनको, तो सम संख्याओं का मतलब ये हो गया कि वे संख्याएं जो आपको बहुत पहले से पता होगा, 5वीं से चौथी क्लास से पता चल जाता है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हों उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं सर, उन्हें हम लोग सम संख्याएं बोलते हैं। जैसे में आप लोग नोट कर लीजिएगा, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं सर, सम संख्याएं। तो सम संख्याओं को हम लोग बहुत पहले से जानते हैं प्यारे बच्चों। अब थोड़ा सा इनको हम लोग रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। इतनी बात हमारी आपसे पहले हुई। नंबर लाइन्स के बारे में भी बहुत कुछ जानना है, लेकिन थोड़ा सा जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन सारी चीज़ों को जान लें, जिससे कि हम लोगों को दर्शाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पता चला कि परिमेय संख्या को नंबर लाइन पर दर्शाने की बात आ जाए तो परिमेय संख्या के बारे में नहीं पता होगा। तो ये सारी चीज़ें पहले हम लोग पता कर लें, चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, फिर क्वेश्चंस को क्रैक करेंगे। क्योंकि जब तक हम लोग समझेंगे नहीं तब तक चीज़ें बेहतर नहीं कर पाएंगे। अब बात आ जाती है विषम संख्याओं, तो जो आपके ऑड नंबर हैं जिसे हम लोग बोलते हैं विषम संख्याएं। अब देखिए ये क्या होते हैं, विषम संख्याओं का मतलब ये होगा कि ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतया विभक्त ना हो। वो हमने बता दिया था कि आपकी विभक्त हो वो सम संख्या है, मतलब है कि जो 2 से अब विभक्त नहीं हो, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि विषम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतया विभक्त ना हो। विभक्त होने का मतलब है कि डिवाइड ना हो, डिवाइड होने का मतलब है कि भाग ना हो, विभक्त ना। बात नहीं समझ पा रहे होंगे आप, और पहले से इनके बारे में चीज़ें आपको पता होंगी। उन्हें क्या बोलेंगे, विषम संख्या। जैसे हम लोग ले लेते हैं 3 हो गया आपका, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 16। ये किस नंबर्स के उदाहरण हैं सर, और नंबर के उदाहरण हैं। हल्की चीज़ें हैं, छोटा डिस्कशन इसीलिए इस पर कर रहे हैं। जहाँ चीज़ें मुझे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ हम काम आपको ज़्यादा कर देंगे, तो हम इसको एरेस्ट कर सकते हैं। अब ध्यान रखना है कि विषम संख्याओं के बाद आपके यहाँ बातें आ जाती हैं अभाज्य संख्याओं की। देखिए ये जरूरी है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बाद आपको जो मिलेगा सह अभाज्य संख्या, उसके बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। तो
तो हम लोग ये कहेंगे कि अभाज्य संख्या वे संख्या है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, ध्यान रखना अभाज्य संख्या क्या है, वह संख्या जो स्वयं व एक के अतिरिक्त, स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। मतलब दो बार, जो स्वयं से या एक के अतिरिक्त अन्य से विभाजित ना हो, अन्य से विभाजित ना हो, अन्य से विभाजित ना हो, वो क्या कहलाएगी, सर्वोमय अभाज्य संख्या कहलाएगी। कैसे, ध्यान दें कि ये आप हैं, तो थोड़ा समझने के लिए ये आप हैं। अब आप क्या है कि अपने भाग्य के निर्माण करता है, आप अपने भाग्य को दो लोगों पर डिपेंडेंट मानते हैं। कौन कौन सी, एक तो आप स्वयं हो गए और दूसरा जो इस प्रकृति की रक्षा करता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईश्वर। इसका मतलब है कि ईश्वर कितने हैं हमारे यहाँ में, हम लोग तो एक ही मानते हैं। यानी आपके भाग्य का निर्धारण कौन कर सकता, मतलब है कि आप अभाज्य हैं। क्या है, आप अभाज्य हैं। या तो आपके भाग्य को बेहतर तरीके से आपका ईश्वर आपके कर्म और क्रियाकलाप के अकॉर्डिंग मेंटेन करेगा, या आप अपने कर्मों से स्वयं अपने भाग्य को मजबूत कर लोगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो स्वयं और एक से के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे आपसे पूछा कि 2, अब बताइएगा क्या 2 को कोई और संख्या विभाजित कर सकती है? स्वयं एक कौन है, स्वयं तो 2 स्वयं है, लेकिन 2 को विभाजित करने के लिए कितने फैक्टर मिलेंगे? सर एक तो 2 मिलेगा और एक और मिलेगा 1। क्या इसके अतिरिक्त इसे और कोई विभाजित कर सकता है? सर बिल्कुल नहीं कर सकता। फिर देखो ये ऐसे, जैसे आपसे पूछे 3 को कितने लोग विभाजित कर सकते हैं? एक 3 जो है स्वयं और दूसरा कौन है, सर 1। चलिए गुड। जैसे हमने ले लिया 7, नंबर क्या ले लिया, 7। अब 7 को कितने लोग विभाजित कर सकते हैं? सर 7 को 2 लोग विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? एक 7 स्वयं, पर पानी देना, एक 7 स्वयं और एक, बातें हमारी समझ गए कि ऐसे नंबर जिनको स्वयं या एक विभाजित करें उन्हें हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैंने मेजर कर दिया कि 2 को 2 काट सकता है और 1 काट सकता है। क्या 2 को 4 काट सकता है? सर बिल्कुल नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो 2 से कट रहा है ऑलरेडी। तो ये कौन से नंबर है सर? ये इवन नंबर है। क्या इनको अभाज्य संख्याएं बोल सकते हैं? सर बिल्कुल नहीं बोल सकते। लेकिन क्या 2 को अभाज्य संख्या बोल सकते हैं? जी सर बिल्कुल बोल सकते हैं। थोड़ा सा प्यारे बच्चों पानी पी लीजिए। अब जरा मुझे बताइएगा, जैसे मैं पूछ लूँ कि 9 कौन सी 9 अभाज्य संख्या है, तो जरा इनके फैक्टर करो। सर 9 तो पहली चीज 9 से कटेगा, चलिए एक शर्त कंप्लीट हो गई। सर 9 1 से कटेगा, दूसरी शर्त भी कंप्लीट हो गई। अब बताओ क्या 9 3 से नहीं कटेगा? सर कटेगा। इसका मतलब है कि या स्वयं से कट गया, 1 से कट गया, लेकिन किसी और से भी कट रहा है। इसका मतलब है कि 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखें, जैसे आपसे पूछे कि 27 क्या अभाज्य संख्या है, आइए चेक करते हैं। पहले तो किससे कटेगी सर? 27 से कटेगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब ध्यान दें, फिर 27 किससे कटेगी? सर 1 से भी कट जाएगी, 27 127। अब ध्यान दें, अब 27 किससे कटेगी? 3 से, 3 9 27, और ये किससे कटेगा? सर 9 3 27। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी 27 है, तो हमारा नंबर 27 है, तो कितनी संख्याओं से कट रहा है? सर 4 से कट रहा है। लेकिन शर्त में क्या बात आई है कि स्वयं का मतलब 1, किसी अन्य का मतलब 1 और, तो 1 और 1 कितने नंबर मुझे चाहिए? 2। बात समझ में? तो केवल हम 2 संख्याओं का प्रयोग कर सकते हैं अभाज्य संख्याओं को काटने के लिए, एक तो वह स्वयं और दूसरा 1, अन्यथा वह किसी भी संख्या से कटना नहीं चाहिए। ऐसी संख्या आपकी अभाज्य है। और मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये चीज़ें समझ में आपको आ चुकी हैं।
आइए अब हम इनको इरेज करके क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए, छोटी छोटी चीज़ें जब हम लोग समझे रहेंगे तब हमको थोड़ा सा सहूलियत मिल जाएगी चैप्टर्स की क्वेश्चंस को हल करके। अब चलिए ये भाज्य संख्याएं क्या है। भाज्य नाम से ही ध्यान दें, स्पष्ट हो रहा है भाज्य संख्याएं। मुझे ये उम्मीद है कि जो मैंने पिछले में बात किया वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो हम लोग भाज्य संख्याओं में ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से, कौन कौन सी चीज़ें, एक तो स्वयं और स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए वो आपकी क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। अब प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, क्या मुझे भाज्य संख्या बता सकते हैं कौन कौन सी है? सर बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे 4, 2 क्या है सर? 2 तो हमारी अभाज्य संख्या है क्योंकि वह स्वयं से और 1 से कटने वाली है। लेकिन 4 किससे कट रही है? चलिए ध्यान दें, 4 तो हमारा जैसे ध्यान दें, जैसे 4 कितने चीज़ों से कट सकता है? पहली चीज़ तो सर स्वयं से कट सकता है, मतलब 4 से कट सकता है। फिर कहा 1, हाँ बिल्कुल 1 से भी कट सकता है। फिर कहा अतिरिक्त अन्य किसी अन्य में 2 से कट सकता है। इसका मतलब है 2, 1, 4 ये 3 लोगों से विभाजित है, मतलब हम कह सकते हैं ये कैसी नंबर है सर? ये हमारी भाज्य संख्या है। फिर जैसे हम बोलते हैं कि 6, अब चलो 6 किससे सर? 6 स्वयं से। फिर किससे सर? 6 1 से। फिर किससे सर? 6 2 से भी कट जाएगी सर, 6 3 से भी कट जाएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, डॉट डॉट करके ये सारी संख्याएं जो होंगी वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि समझ में आपको जरूर आ रहा है। वे संख्याएं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आइए हम इसको इरेज करते हैं, बातें आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लिया करें, फिर नोट कर लिया करें। अगर समस्या हो तो आप मुझे बताते चलिएगा कि सर यहाँ कम समझ में आया है, यहाँ मुझे और समझ में आना चाहिए। क्योंकि जब तक हम काम बेहतर नहीं करेंगे तब तक हम चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, और जब तक चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा। अब चलिए इरेशनल नंबर और इनइरेशनल नंबर के बारे में जानकारी लेते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। सबसे मोस्ट है क्योंकि सवाल में आती है परिमेय संख्याएँ। 3-4 परिमेय संख्याएँ लिखिए, 4/5 से 4 10 परिमेय संख्याएँ लिखिए, ऐसे करके क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले हम इम्पोर्टेंटली इस पर फोकस करेंगे, सर हम परिमेय संख्या पर फोकस करेंगे। इम्पोर्टेंट है हर परीक्षा के लिए, क्योंकि प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखना है हमको कि संसार में यानी हमारे भारत में जो भी परीक्षाएं होती हैं वो 9वीं 10वीं और 12वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के स्तर की कोई परीक्षा नहीं होती। इवन हम ये कह सकते हैं कि 10वीं क्लास तक अगर आपकी तैयारी बढ़िया हो जाए तो उससे हम एसएससी पुलिस और जो भी छोटे एग्ज़ाम हैं उन पर आसानी से हम उनको क्रैक कर सकते हैं। चीज़ें होती क्या हैं कि बड़े जब हम हो जाते हैं तो वहाँ चीज़ों को सॉर्ट करना पड़ता है, और जब हम छोटे हैं तो उन सारी चीज़ों को हमको बेहतर तरीके से पढ़ते रहना है। मतलब मेरे कहने का यह है कि उन चीज़ों को सीरियसली टेकअप करके उनके बारे में छोटी छोटी जानकारियों को भी कलेक्ट करके रखना है। तब जब हम बड़े होंगे तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग छोटा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको पहले से ही नहीं पता है तो फिर बाद में क्या आकार उनका घटाया जा सकता है? सर बिल्कुल नहीं। बोलते ना कि हम ट्रिक्स पे पढ़ते हैं, तो ट्रिक्स क्या होती है? जब हम इन चीज़ों को जान लेंगे तो इनमें की कुछ मटेरियल्स को हम बाहर कर देंगे, फिर मुझे ट्रिक्स के बारे में पता चल जाएगा। चलिए फिलहाल बातें हम आपसे करेंगे, कंपटीशन के भी बारे में बताते रहेंगे। आपको करना क्या है, आप मोटिवेट करते रहेंगे। देखिए कह रहा कि परिमेय संख्या। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना,
दो बातें मैं लिखूंगा। वे संख्याएं, समझाएंगे आपको पूरी तरह से। वे संख्याएं बहुत पहले से आपने पढ़ा होगा, जिन्हें P/Q, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके। आप चीज़ों को नोट करते चलिएगा। प्राकृतिक परिमेय संख्या क्या है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके वो क्या कहलाती हैं? सर, वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अब परिमेय संख्या के बारे में हमें कुछ और जानना है। जहाँ P व Q, देखो दो पूर्णांक आपको मिले, P और Q आपको क्या मिले? पूर्णांक। तो यहाँ पर जहाँ P व Q दोनों क्या होने चाहिए प्यारे बच्चों? दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अब मुझे बताओ कि पूर्णांक क्या था आपका? सर, पूर्णांक हमारा नंबर लाइन पर जो हमने शो किया था वो था, देखिए ऐसे बताया था ना, पूर्णांक संख्याएं, आपका नेगेटिव पूर्णांक मतलब आपका नेगेटिव नंबर, और जीरो, यहाँ से ये आपका जीरो था, ये पॉजिटिव इंटीजर था, ये नेगेटिव इंटीजर था, ये सारी चीज़ें आपकी क्या थी? इंटीजर नंबर थे। मैंने शायद आपसे बात किया था। तो P और Q दोनों क्या होने चाहिए? सर, दोनों पूर्णांक हो, लेकिन Q, यहाँ पर ध्यान रखना ये बात, लेकिन Q आपका क्या है? हर है, और P क्या है? आपका अंश है। लेकिन Q कभी शून्य नहीं होना चाहिए। बच्चों ये ध्यान रखना है कि Q का मान जो होगा वो शून्य नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी? सर, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P व Q दोनों क्या होने चाहिए? सब पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन Q कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोल सकते हैं कि आपका 4 क्या है? सर, 4 हमारा तो परिमेय संख्या दिख रहा नहीं है। अब 4 आपको लग क्या रहा होगा? सर, 4 तो स्वयं से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। हमें तो लग रहा है कि भाज्य संख्या है। बेटा, बिल्कुल ये भाज्य संख्या है। लेकिन बच्चे ये ध्यान रखना कि अगर हम 4/1 करते हैं तो 4 आपका P हो गया और 1 आपका क्या हो गया? Q हो गया। इसने कंडीशन भी ये रखी थी कि Q हमारा शून्य ना हो, बाकी कुछ भी हो, इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो ध्यान रखना क्या मैं 4/1 नहीं कर सकता। तो 4/1 जो होगा प्यारे बच्चे, वो आपका क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। जैसे मान लें कि आपको दे दिया 3/4, हम तो यहाँ बोल सकते हैं कि सर 3 हमारा जो हो गया वो P हो गया, 4 जो हमारा हो गया वो Q हो गया। तो 3/4 जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। अब मुझे बताइएगा प्यारे बच्चों, क्या 0 हमारी परिमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल 0 हमारी परिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखें, मान लेते हैं कि आपका मान 0/5 है। इसने कहा Q की वैल्यू शून्य नहीं होनी चाहिए, तो हम इनमें डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू कितना आएगी? सर, 0 आएगी। तो P/Q हो सकता है, लेकिन Q आपका नहीं हो सकता। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी। इन सारी चीज़ों को आप याद रखे रहिएगा। बस इन्हीं चीज़ों के बाद हम एक्सरसाइज आपकी हल करवाएंगे, तो वहाँ बच्चों इन सारी चीज़ों का काम पड़ेगा। समझ में मेरी बात आ रही है ना? इन चीज़ों का काम पड़ेगा तो क्या होगा कि जब हमको इनके बारे में पहले से पता होगा, फिर मज़ा आ जाएगा हमको इनके बारे में ध्यान रखना। जैसे आपके यहाँ बात है पाई। अब बच्चों, पाई परिमेय है या परिमेय बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछी जाती है, तो अपरिमेय संख्या है, ये ध्यान रखना। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर पाई जो है 22/7, P की वैल्यू 22 हो सकती है, Q की वैल्यू 7 हो सकती है। तो प्यारे बच्चों,
मैं किसी दिन पाई पर स्पेशल डिस्कस करूँगा, इसकी आप बिल्कुल चिंता न करिएगा। आइए, वास्तव में पाई होता क्या है कि जो उसका सर्कमटेंस और डायमीटर होता है सर्किल का, उनका रेशियो होता है। ठीक, आइए अब ध्यान देते हैं। अब हम लोग अपनी बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं पर। परिमेय से हमारी बात अब किस पर होनी है सर? हमारी बात अपरिमेय संख्या पर होनी है। मतलब है कि जो परिमेय ना हो वो हमारा क्या होगा? अपरिमेय होगा। थोड़ा मार्कर चेंज कर लिया जाए। अब ध्यान दें, जो परिमेय ना हो का मतलब है कि वे संख्या, वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, हम लोगों ने क्या बोलेंगे सर? हम लोगों ने अपरिमेय संख्या बोलेंगे। P/Q के रूप में ना लिखा जा सके तो हम लोग, अगर कोई पूछेगा कि अपरिमेय संख्या क्या है तो बता देना कि सर वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वे हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब ध्यान दें, शर्त वही है कि P और Q आपके क्या होने चाहिए? P व Q क्या हो सर? P व Q पूर्णांक हो। लेकिन अगली कंडीशन क्या थी कि Q कभी शून्य ना हो, मतलब Q इक्वल टू शून्य। मतलब है कि Q कभी शून्य ना होगा, मतलब है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 के मान के बराबर नहीं होना चाहिए और P व Q पूर्णांक होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होने चाहिए, ना कि 3/4, 1.2, 0.5 ये होने चाहिए। तो ऐसे नंबर आपके क्या कहलाएंगे सर? ऐसे नंबर हमारे कहलाएंगे परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अब जैसे मैं आपसे पूछ लिया, चलिए √7 क्या है सर? √7 की वैल्यू अगर हम लोग जैसे √3 निकालते हैं तो 1.3 समथिंग करके, √2 निकालते हैं 1.141 करके। तो चीज़ें मुझे यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सक रहे हैं और P व Q पूर्णांक को इस बात का भी ध्यान रखना है और Q डज नॉट इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। नहीं, डज नॉट इक्वल टू 0, Q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो एज मीन्स जैसे में आपको क्या मिला? √7 मिल गया, तो √5 मिल गया। बताओ √5 आपका क्या है सर? अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कॉमा लगा दे रहा हूँ। आपकी जैसे हो गई पाई, कैसी संख्या है सर? अपरिमेय संख्या है। जैसे ध्यान देंगे, डॉट डॉट करके आगे हम लगा देंगे। ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं? अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण। अब एक नंबर और आपका रह गया है अपरिमेय संख्या के बाद मैं उसकी भी जल्दी से चर्चा कर दूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको करा दूँ। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। चीज़ों को समझ लेना है बस थोड़ा सा। जब क्वेश्चंस हल करने लगेंगे तो इन सारी चीज़ों के बेहतर तरीके से हमको हमारे माइंड में चीज़ें बैठी होनी चाहिए बच्चों, तभी ये सारी चीज़ें संभव हैं कि हैं। अब ध्यान देते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या का मतलब ये हुआ कि वे संख्याएं जो या तो परिमेय हैं या वे संख्याएं जो या तो परिमेय हैं, परिमेय का मतलब P/Q के रूप में लिखा जाए, या फिर वह अपरिमेय है। तो अपरिमेय का मतलब ये हुआ कि P/Q के रूप में ना लिखा जाए। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ऐसी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं 6 हो गया, +2 हो गया, √3 हो गया, 3/5 हो गया, ये सारी चीज़ें। तो मैं छोटी सी चीज़ मेंशन कर दे रहा हूँ, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब वे संख्या जो परिमेय को मैंने ऊपर शो किया था ना, वे संख्या जो परिमेय या अपरिमेय
मतलब है कि दोनों में से ये कुछ भी हो, ऐसे नंबर आपके क्या कहलाएंगे, वास्तविक नंबर कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। जैसे में हमने आपको बता रखा है, जैसे मैंने ले लिया √5, ये आप देख रहे हो, जैसे हमने ले लिया 6, जैसे हमने ले लिया 2, जैसे हमने ले लिया कुछ सही पूर्णांक में ले लें 3/5 आदि। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे रियल नंबर है। अब प्यारे बच्चों एक छोटा सा नंबर और, सहअभाज्य नंबर। सहअभाज्य नंबर जो मतलब सहअभाज्य संख्याएं का मतलब ऐसी संख्याएं, सह का मतलब ध्यान रखना, सहअभाज्य क्या होती है, सहअभाज्य। तो ध्यान दें, सह का मतलब 7 हो गया, अभाज्य का मतलब मैंने आपको बताया था कि स्वयं से और एक के अतिरिक्त वह किसी से ना कटे से अभाज्य संख्या है। तो अब सह का मतलब हो गया कि 7 वाली, सह का मतलब क्या हुआ कि 2 साथ में रहने वाली अभाज्य संख्याएं। अगर हम उनको परिभाषित करें तो ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनकी गुणनखंडों में एक का के अतिरिक्त, जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वो हमारे क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इस बात का मुझे ध्यान रखना है। जैसे ध्यान दें, जैसे हमको मिल गया कि सहअभाज्य 3 और 5 हमारी कैसी संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं। अब ध्यान दें कि 3 जो है वो स्वयं से कट सकता है, मतलब 3 से और किससे सर 1 से, 5 स्वयं से कट सकता है और किससे 1 से। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये नंबर जो होंगे हमारे 2 अभाज्य संख्याएं एक साथ में हैं, उन्हें हम लोग सहअभाज्य संख्या कह सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगर जहाँ भी आपको थोड़ी भी समस्या होगी इन चीज़ों को समझने में, आप मुझे मेरे नंबर से कांटेक्ट करिएगा कि सब चीज़ों को थोड़ा सा और रुक करके या धीरे करके बताइएगा। आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूँ कि हाइपर स्टैंडर्ड आपका है नहीं, लेकिन धीरे धीरे हम अपने में ढाल लेंगे, फिर आपको चीज़ें बड़ी भी देना शुरू कर देंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं, सी यू अभी।